बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में विवादास्पद चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से बदले में उपकार करने की संभावना बन सकती है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कायदे से इसे खत्म माना जाना चाहिए था, लेकिन इस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ही देश की जनता की आंखों में किस तरीके से धूल झोंकी, उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ जो हैरान कर देने वाला है। किसी न किसी के शाह पर तो ये हुआ है जिस पर से पर्दा उठाने आपके सामने आया। इसके आधार पर ये आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयुक्त बीजेपी के इशारे पर नाचता है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। सूत्रों के अनुसार चीफ इलेक्शन कमीशन ने 12 जून को राहुल को ईमेल के जरिए पत्र भेजा था जो उनके निवास पर प्राप्त हुआ। कांग्रेस नेता ने हाल ही में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जिसमें मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज तस्वीरों को सुरक्षित रखने की अवधि को 45 दिनों तक सीमित करने के निर्देश का हवाला दिया। राहुल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र नागपुर दक्षिण पश्चिम में मतदाता सूची में 5 महीने में 8% से ज़्यादा की वृद्धि का दावा किया, जिसे उन्होंने वोट चोरी करार दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर दावा किया कुछ बूथ में 20 से 50% मतदाताओं की वृद्धि हुई और बूथ लेवल ऑफिसर्स ने अज्ञात व्यक्तियों की ओर से वोट डालने की सूचना दी। मीडिया ने बिना सत्यापित पते वाले हजारों मतदाताओं का खुलासा किया। राहुल ने मशीन से पढ़ने लायक डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग की। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मतदान केंद्रों को उनकी वेबकास्टिंग की वीडियोस या सीसीटीवी फुटेज साझा करना मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की वीडियो या सीसीटीवी फुटेज साझा करना मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। गजब थित रही है दोस्तों। चुनाव आयोग के सूत्र बताते हैं कि फुटेज साझा करने से मतदाताओं की पहचान आसानी से हो सकती है। अरे भाई, वो वोट डालते हुए थोड़ी उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है कि किस पार्टी को वोट डाला है। गजब चुनाव आयोग काम करता है दोस्तों। अब ऐसे में कहते हैं कि साहब हम फुटेज जारी करेंगे तो मतदाताओं की पहचान जाहिर होगी, जिससे उन्हें दबाव, भेदभाव या धमकी का सामना करना पड़ सकता है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने यह भी स्पष्ट किया चुनाव आयोग ने कि सीसीटीवी फुटेज सिर्फ आंतरिक मैनेजमेंट के लिए है। इसे 45 दिनों तक रखा जा सकता है, जो चुनाव याचिका दायर करने की अवधि के तहत है। राहुल ने चुनाव आयोग पर चुप्पी साधने या मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ये छुटपुट खामियां नहीं बल्कि वोट चोरी का मामला है। उन्होंने दावा किया कि आयोग का रवैया स्वीकार करने लायक है ही नहीं। चुनाव आयोग ने अपने बचाव में कहा कि फुटेज साझा करने की मांग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के नाम पर की जा रही है, लेकिन ये वास्तव में मतदाताओं के हितों के खिलाफ है। इसका मकसद संदिग्ध है। अब आप में से कईयों को ये लग रहा होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिना मतलब के बवाल पैदा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, जो मैं आपको चुनावी बॉन्ड को लेकर बताने जा रहा हूँ उससे समझ जाएंगे बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है। चुनावी बॉन्ड को लेकर के 5 जजों की पीठ ने कहा था कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे वाले चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस बात की संभावना है कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से धन और राजनीति के बीच बंद संबंध के कारण प्रत्युपकार की व्यवस्था हो जाएगी। ये नीति में बदलाव लाने या सत्ता में राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने वाले व्यक्ति को लाइसेंस देने के रूप में हो सकती है। ये कहते हुए राजनीतिक चंदा योगदानकर्ता को मेज पर एक जगह देता है, यानी कि विधायकों सांसदों तक पहुंच बढ़ाता है और ये पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव में तब्दील लाती है।
पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी मतदान का विकल्प के प्रभावी अभ्यास के लिए आवश्यक है। राजनीतिक असमानता में योगदान देने वाले कारकों में से एक आर्थिक असमानता के कारण व्यक्तियों की राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता में अंतर है। उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता के कारण धन और राजनीति के बीच में गहरे संबंध के कारण राजनीतिक जुड़ाव के स्तर में गिरावट आती है। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट को देखिए, जिसे सबूत के तौर पर एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट किया। लिखा उन्होंने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस फैसले के बावजूद डेटा से पता चला कि योजना के अमान्य होने के बाद 21 फरवरी 2024 को 1 करोड़ मूल्य वर्ग के 8,350 EB यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड छापे गए। यहाँ चुनावी बॉन्ड छपाई के आंकड़े दिए गए। सोचिए, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक करार दिया, फिर भी 21 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड छापे गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल डर नहीं। खुलकर चुनाव आयुक्त रहते राजीव कुमार ने चुनावी बॉन्ड छपवाए। जाहिर सी बात है, ऊपर से आदेश मिला होगा कि आपको जो मैं कह रहा हूं कीजिए, कुछ नहीं होगा, देख लिया जाएगा। अब इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, 15 फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया। 21 फरवरी 2024 8,350 चुनावी बॉन्ड छापे गए। इन्हें क्यों छापा गया? खासतौर पर चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म किए जाने के बाद। तो मोदी राज में सिस्टम ऐसे काम करता है। एक तरीके से राहुल गांधी जो आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं उसमें पूरी तरह सच्चाई दिखती है। और बात सिर्फ चुनावी बॉन्ड या पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने की नहीं, बल्कि अपने अंदाज में एक अनोखे तौर पर एक ऐसा नेक्सस है जिसमें काले धन को किस तरीके से नियमों के तहत उसे सफेद किया जाता है, जिसको बार बार कांग्रेस और राहुल गांधी उठाते रहे। घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इसे लागू 29 जनवरी 2018 में किया गया। ये एक किस्म का वित्तीय इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए कोई भी राजनीतिक दल को गुमनाम रूप से चंदा दे सकता था। आसान भाषा में इसे अगर हम समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। ये एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक को चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इन पर कोई ब्याज नहीं लगता था। ये 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपयों के मूल्यों में उपलब्ध थे। इन्हें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदा जा सकता था। चंदा देने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर की धनराशि SBI की अधिकृत शाखा में जमा करनी होती थी। ये भुगतान सिर्फ एक चेक या डिजिटल प्रक्रिया के जरिए किया जा सकता था। बॉन्ड कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी खरीद सकती थी। कोई कितनी बार बॉन्ड खरीद सकता था, इसकी कोई सीमा नहीं। चुनावी बॉन्ड की अवधि सिर्फ 15 दिन की होती थी, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते थे। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जाता था। मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई 15 तारीख को और 20 तारीख को 21 तारीख आते आते जिस अंदाज में इसे फिर भी छाप दिया गया, जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग किस तरीके से कार्य करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया।